नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद एक गाइडेंस के वीडियो की जरूरत पड़ी है क्योंकि विद्यार्थी थोड़े सी मानसिक द्वंद से गुजर रहे हैं, विचलित से हैं आरएस परीक्षा को लेकर। तो सबसे पहले तो आप लोगों के अंदर धैर्य होना चाहिए और जब आप लोगों को ये चीज समझनी है कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए और क्या हम सही चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो है आप लोगों के अंदर भटकाव बहुत जल्दी आ जाता है और दिशा बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो मैं वैसे पढ़ाने में व्यस्त रहता हूं, आप लोग देखते हो कि मेरी रेगुलर क्लासें ही आती रहती है, बहुत कम जो है अपने गाइडेंस के वीडियो दे पाते हैं, लेकिन जब जरूरत महसूस होती है विद्यार्थियों को तो मैं जरूर कोशिश करता हूं कि मेरी तरफ से आप लोगों को एक दिशा दिखाई जाए जो आपको पढ़ने में मदद करें। ठीक है, तो आप लोगों को पहली बात तो मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये 15-20 मिनट यदि मैं आप लोगों के लूंगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को एक सही दिशा मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, आपके मन के अंदर जो सवाल चल रहे हैं उनके जवाब मिलेंगे और आप एक सही दिशा में आगे बढ़ सकोगे। इसी चीज को मैं ध्यान रखूंगा। मैंने कुछ विद्यार्थियों की संख्या यहाँ लिख रखी है ताकि मैं आप लोगों को सही तरीके से बता सकूं। सबसे पहली बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि किसी भी एग्जाम को अपन जब टारगेट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी ने पशु परिचर का टारगेट किया था, अब चतुर्थ श्रेणी का कर रहे हैं, किसी ने रेट का किया, किसी ने आरएस का किया, किसी ने फर्स्ट ग्रेड का किया, तो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि जब जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो ना, उसका लेवल आपको पता होना चाहिए। और लेवल कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यूज देख के, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, यही एक तरीका है कि लेवल। बाकी कोई अंतर्यामी नहीं है जो आपको बता सके कि इसका लेवल ये। पीवाईक्यूज सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप लोगों को लेवल पता चले। विद्यार्थी गलती कहां करते हैं कि वो पशु परिचर के एग्जाम में तो आरएस लेवल का पढ़ते हैं और आरएस लेवल में वो पशु परिचर लेवल का लेकर चलते हैं। यही माइंडसेट गलत होता है, वहां पे समस्या आती है। फिर विद्यार्थी ये भी है कि क्या सर हमने तो बराबर पढ़ा था लेकिन पेपर ठीक से बैठा नहीं, कुछ प्रश्न ऐसे हमें नजर आए जो हमें कभी नजर नहीं आए। देखो, एक तो ये बात समझ के चलो आप कि हर एग्जाम में 5 से 7% सवाल हर एग्जाम में नए देखने को मिलेंगे, यूनिक देखने को मिलेंगे। ये हर एग्जाम में होता है, लेकिन अपना ध्यान सिर्फ उन पे जाता है, उन पे नहीं जाता है जो अपने को आ रहे हैं। उसका कारण यह भी है क्योंकि आप लोगों की पढ़ने की क्षमताएं बढ़ गई है, आप लोगों के पास पढ़ने के प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए, आप लोगों के पास में सामग्री बढ़ गई है और आप लोगों ने तैयारी को अपने और अच्छी तरीके से किया है। तो जो मीडियम तरह के सवाल होते हैं वो भी सरल लगते हैं और जो बिल्कुल नए हैं उन पे हमारा ध्यान अटक जाता है। सुई की मतलब घड़ी के सुई के कांटे की तरह जो है हम उस पे अटक जाते हैं। ठीक है, तो ये 5-7% तो क्या है कि हर एग्जाम में आता है। अब समस्या किसे होती है? जो 100% टारगेट करना चाहते कंपटीशन एग्जाम में, उन्हें समस्या होती है। समस्या ये होती है कि उनका टारगेट 100% होता है और वो यदि नहीं कर पाते तो एक अंदर टीस सी रह जाती है कि हम ये क्यों नहीं कर पाए। देखो, ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है जिसमें आप 100 में से 100 नंबर लाओगे। ये है कंपटीशन एग्जाम, इसमें आप 90% को टारगेट करके चलोगे तब आप लोगों को जो असंतुष्टि तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप जो है 80%, बहुत अच्छी तैयारी तो 80-85% तक आप कवर कर पाते हो। ठीक है, उसमें भी नेगेटिव होके कट जाते हैं और उसके बाद में आप लोगों का पेपर कैसे बैठता है उसके ऊपर वो चीजें हैं। अब क्या होता है कि आप लोगों ने टारगेट क्या सेट किया है वो आप लोगों का होता है, लेकिन जब एग्जाम जिस लेवल का है उसके लेवल के अनुसार पेपर बनना चाहिए। इस बार मैं खुद भी जो है इस मामले में मुझे बहुत अच्छा लगा कि पेपर जो है लेवल से आ रहे हैं। कैसे कि पशु परिचर का एग्जाम था ना, तो आप देखोगे पशु परिचर के लेवल से आया था, यानी कि बिल्कुल व्यवस्थित आया था, कि सरल लग रहा था अपने को। मैंने ये विद्यार्थियों को कहा भी था, पशु परिचर है, आप आरएस लेवल का मत पढ़ो, और आरएस है तो आप आरएस लेवल का पढ़ो, उसके भरोसे पशु परिचर के लेवल के भरोसे मत रहो। यानी माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए। आपके समस्या ये आती है कि जो एग्जाम हाल ही में हुआ आप उसके अनुसार अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हो। जो टारगेट जिस एग्जाम का किया उसके अनुसार माइंडसेट रखो। पहली बात तो बदलना नहीं है, बदलने से ही जो है अपने समस्या होती है। एक तो माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। एक विद्यार्थियों का एक जो क्यूरी आई है उसके आधार पे मैं बता रहा हूं आप लोगों को। एक ये है कि सर अब सिर्फ पीवाईक्यू से जो है अपने मतलब पार नहीं लग सकते क्या? अब जो है कुछ विद्यार्थियों के मेल भी आए मेरे पास, सर उस किताब ने जो है फलाना पब्लिकेशन वगैरह, तो उस किताब से हमारी समस्या ये हुई। तो एक तो आप लोग क्या है बहुत जल्दी जो है अपने विचार बदल लेते हो, बहुत जल्दी आप लोग। आज मैं समझता हूं जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं
सभी के पास में बहुत सामर्थ्य है परखने का, और बहुत परख के जो है शिक्षण सामग्री को चयन करते हैं, और करना भी चाहिए। अब जैसे अपन बात करें कि जैसे दिशा 2020 पुस्तक आती है, पीवाई क्यूज पे आती है, और अब तक बहुत बेस्ट, मतलब पीवाई क्यूज यदि देखें तो शायद ही कोई हो जो मतलब सजेस्ट नहीं करे कि ये वो पुस्तक अच्छी है। लेकिन एक दो विद्यार्थी मैंने ऐसे भी देखे जो कि सर वो उसमें ऐसे हो गया। भैया पीवाई क्यूज यानी कि जितने प्रीवियस क्वेश्चन है उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किए हैं, और वो बहुत अच्छे से व्याख्या करके देते हैं। अब तक मतलब 100 एग्जाम में वो पुस्तक अच्छी थी और एक एग्जाम में खराब कैसे हो सकती है। एग्जाम में जो सवाल कठिन आते हैं ना, मान लीजिए मॉडरेट लेवल का पेपर है, जो कठिन आए तो वो सभी के लिए कठिन आए हैं, वो इसका मतलब है कि कट ऑफ नीचे जाएगी, तो ना आप लोगों को वहां पे फायदा हो रहा है और ना नुकसान हो रहा है। तो इसमें यह नहीं है कि अब वो चीज देख ली, अब हमारी जो रणनीति चल रही थी उस रणनीति को हम फटाक से बदल दें, कह रहे नहीं नहीं नहीं, अब तो हमारी रणनीति ये थी, अब जो है हमारे टेबल पे जो शिक्षण सामग्री है इसको करो साइड में और दूसरी शिक्षण सामग्री लाओ। यहीं पे गलती करते हो आप। शिक्षण सामग्री का चयन हमें समय देख के करना होता है कि कितना टाइम है हमारे पास में। किसी भी शिक्षण सामग्री का चयन करो तब यह जरूर देखो कि उसका रिवीजन कितनी बार हो सकता है। आपने चाहे कम पढ़ा है, लेकिन आप लोगों को बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि उसे बार बार 2 बार 3 बार रिवीजन नहीं किया तो वो शिक्षण सामग्री धरी रह जाएगी। मान लीजिए आप इतनी बड़ी सी एक ग्रंथ सी पुस्तक लेकर आ गए, मान लीजिए एक लेकर आए और आप उसको 1 साल में पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे बताओ उसका रिवीजन कब होगा। और जब तक रिवीजन नहीं है उसके अंतिम पन्ने तक पहुंचोगे तब तक वहां आप पीछे वाला भूल जाओगे। यानी कि शिक्षण सामग्री का चयन आप लोग पहले से देख के ही करते हो, फिर उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की सामग्री किसी भी लेखक की है, लेकिन यह जरूर ध्यान में रखो कि रिवीजन होना जरूरी है। प्लस अपने को ऑथेंटिक सोर्सेस ध्यान में होने चाहिए। अब अभी कुछ विद्यार्थी ये भी कह रहे गुरुजी एनसीईआरटी में से प्रश्न नहीं आए तो एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या नहीं। अब मुझे बताओ, अब आप लोगों का क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी पे भी लग जाए तो एनसीईआरटी के अलावा और क्या पढ़ोगे फिर तो अपनी जो है अपनी पुस्तक अपने खुद को ही लिखनी पड़ेगी। और वैसे भी सेल्फ नोट्स तो होने चाहिए। तो ये चीजें हैं कि ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम कैसा गया है 5-7% सभी में ऐसे सवाल आते हैं और आप फटाक से गया हाँ अब ये शिक्षण सामग्री काम की नहीं है, अब हम जो है सारे ग्रंथ लेकर बैठेंगे। और उसमें जो है आप लोग कई तो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं जिनके जून में एग्जाम है और वही अपना माइंडसेट भटकाव की स्थिति में आ गए हो आप कि अब क्या है। मैं कह रहा हूं जो पढ़ रहे हो ना, आप जो पढ़ रहे हो, आप लोगों ने जो शिक्षण सामग्री चयनित की है उस पर विश्वास करके व्यवस्थित पढ़ो। हर लेखक की पुस्तक या हर पब्लिकेशन की पुस्तक यदि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ली, चाहे वो ऑथेंटिक है, चाहे वो गाइड है, चाहे वो कैसी भी शिक्षण सामग्री है, यदि आप लोगों ने उसे ढंग से पढ़ लिया है और उसका रिवीजन 2 से 4 बार कर लिया है तो आप कैसा भी पेपर आए आप 85 से 90% तक जो है सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हो, कैसे भी सवाल आए। और मान लो बहुत कठिन सवाल आ रहे हैं तो वो सभी के लिए है, वो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि फलान जी तेरे लिए तो कि ये कठिन है और इसके लिए ये सरल है, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, किसी ने 2 साल बिताए हैं उसी एक भर्ती पर तैयारी की, वो सारी ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़ सकता है, वो ऑथेंटिक पुस्तकों में से सामग्री निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए जो है अपना एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है और समय देना पड़ता है। अब समस्या उनकी भी आती है जो सिर्फ 4 महीने तैयारी करते हैं, वो चाहते हैं कि हमने कोई 8-10 घंटे की जो है 2-4 मैराथने देख ली और उसके बाद में हम ये चाहें कि हम जो है इस पेपर में 80% लेके आए, वो नहीं होता। आप लोगों को खुद सेल्फ पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं एक चीज ध्यान रखना कि जो शांति काल आता है ना उसका फायदा उठाओ और वही आप लोगों को जो है लक्ष्य तक लेकर जाएगा। जब आप शांति काल का फायदा नहीं उठाते हो और फिर भगदड़ का हिस्सा बनते हो तब ये अपने सामने प्रश्न उठता है कि क्या अब हमें शिक्षण सामग्री बदलने की आवश्यकता है, क्या हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। यदि आप शांति काल से पढ़ते आ रहे हो, आप लोगों को सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से पता होता है, आप लोगों को लेवल बहुत अच्छी तरीके से पता होता है और आप लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से कर जाते हो। मान लीजिए आपसे 20% सवाल किसी एग्जाम में नहीं बैठे और आपको भारी लगा है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, तो ये शाश्वत सत्य है कि आप उन सभी लोगों से आगे हो जिन्होंने व्यवस्थित तैयारी नहीं की थी। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी शिक्षण सामग्री के अंदर त्रुटि है या आपने गलत शिक्षण सामग्री चयनित की है, ऐसा नहीं होता है। यानी कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों ने तो अपनी मेहनत पूरी की थी, तो कट ऑफ डाउन जाएगी, सीधी सी बात है। ये चीजें आप लोगों को समझनी होती है। तो जो शिक्षण सामग्री पढ़ रहे हो ना उस पर विश्वास करके पढ़ो, चाहे वो कैसी भी शिक्षण सामग्री है, किसी भी लेखक की है, किसी भी पब्लिकेशन की है, मैटर नहीं करता, क्योंकि हर लेखक अपनी तरफ से पूरा एफर्ट देता है। कोई भी लेखक ये नहीं चाहेगा
कि कल को कोई एग्जाम देकर आए और विद्यार्थी आकर के गुरुजी आपने पुस्तक जो है ठीक नहीं लिखी, कोई लेखक नहीं चाहेगा और कोई पब्लिकेशन नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। तो जो पढ़ रहे हो ना उस पर विश्वास करके पढ़ो, और यदि कोई सजेस्ट भी करता है आप लोगों को तो आप खुद अपने अनुसार देखो कि हर व्यक्ति का पढ़ने का पैटर्न अलग होता है, कि आपका पैटर्न क्या है पढ़ने का। अब आप लोगों का पैटर्न है शॉर्ट नोट्स टाइप पढ़ने का, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं भारी भरकम पुस्तक है, आप लेकर आ भी जाओगे मेरे कहने से, लेकिन क्या वो आप लोगों के लिए फायदा करेगी? इस प्रश्न पे विचार करना जरूरी है। आप लोगों का पैटर्न तो है कि आप बहुत डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहते हो और मैं आप लोगों को कहूं कि आप बहुत शॉर्ट नोट्स टाइप पढ़ो, तो क्या आप लोगों के लिए वो काम कर पाएगी? नहीं। अपना पैटर्न क्या है उसके अनुसार चयन करना होता है और उसके अनुसार मेहनत करनी होती है। एक बार चयन कर लिया अपने पैटर्न के अनुसार, उस पर जी जान लगा दो, कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को सफलता प्राप्त करने से। ये चीजें जो है ना ये माइंड में क्लियर होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए, और जो चीज मैं कह रहा हूं उस पर भी विश्वास होना चाहिए। हालांकि आप मुझे सुन रहे हो तो आप लोगों का विश्वास है, तभी इतनी लाखों की संख्या में विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं और आप लोगों ने जो है रेगुलर पढ़ते हैं अपन, तो ये चीजें हैं कि हाँ एक बार चयन करो ना जब भी शिक्षण सामग्री का, तब आप लोग व्यवस्थित क्लियर होकर चयन करो कि हाँ मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बाद में किसी तरह का भटकाव नहीं आना चाहिए। ठीक है। और एक चीज ये ध्यान रखो कि साल दर साल एग्जाम का लेवल बढ़ता ही है। लास्ट आरएस से ये आरएस आप लोगों को मॉडरेट पेपर मिलेगा, इससे भी थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ अगली आरएस होगी उसमें मिलेगा, और एग्जाम के लेवल के अनुसार भी बढ़ेगा। प्लस अब ये कहिए पशु परिचर में तो आप लोग मॉकलाट में नहीं आए, ये कहिए सीईटी का एग्जाम हुआ उसमें नहीं आए, ये कहिए कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम हुआ उसमें भी आप मॉकलाट में नहीं आए, क्या उसके बाद तो आप लोगों ने आपके मन में ये शंका नहीं आई कि मुझे शिक्षण सामग्री मेरी जो चयनित की हुई है वो बदल देनी चाहिए या नहीं? उस समय क्यों नहीं आया? कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम भी तो अभी कुछ समय पहले हुआ है, और 5% सवाल सभी के अंदर, संस्कृत एजुकेशन वाला जो वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम हुआ उसके अंदर भी 5% सवाल ऐसे थे जो सभी के लिए कठिन थे। तो कोई तुर्रम खा ही होता है लाखों में से एक या दो जिसका तुक्का भी सही बैठ जाए और जो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में उसे सही करके आए कि हाँ इसका यही है। बाकी नए प्रश्न सबके लिए होते हैं, हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए भी कई सारे 2-4 सवाल नए होते हैं। कोई हमें भी उठाकर पूछ ले कि गुरुजी ये सवाल पहले कभी पढ़ा, हम भी कहते हैं नहीं भैया ये पहली बार पढ़ा है। सभी के लिए आते हैं, तो उन प्रश्नों से जो है अपने को ये है कि वो एक बार सामने आ गया, अब उसको अपने ध्यान में रख लें कि हाँ ये है, ये वापस बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आज से पीवाईक्यूज पढ़ना छोड़ दोगे, पीवाईक्यूज में से आए नहीं, आएंगे अगले एग्जाम में फिर से। तो ये शिक्षण सामग्री बदलने की बातें नहीं है, ये अपने माइंडसेट को क्लियर करने की बातें हैं कि आपको माइंडसेट कैसा क्लियर रखना चाहिए कि आप लोगों ने जो चयनित की है सामग्री तो सब देख दाख के की है। आप लोग कोई बच्चे नहीं है, आप लोग स्नातक करके आए हैं, आप लोग जो है शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स करके आए हैं, आप लोगों की बुद्धि लब्धि हमसे भी कई अधिक है। तो ये चीजें दिमाग में अपने क्लियर रखनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बता दिया कि साल दर साल जो है आत्मनिर्भरता बढ़ती है। समस्या उनके लिए भी आती है जो खुद आत्मनिर्भर नहीं होके सिर्फ और सिर्फ किसी संस्था पर कि हाँ ये कोचिंग जो है हमें घोट के पिला देगी उस पर रह जाते हैं कि हाँ बस अपने को आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है, अपने तरफ से भी कुछ एफर्ट देने होते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना होता है। आप मान लीजिए 10-10 घंटे कोचिंग में बिता रहे हो, उसके बाद में मान लीजिए कोचिंग के नोट्स में से कुछ सवाल बाहर चले गए, फिर आप लोगों को लगता है कि ये तो गड़बड़ हो गई, तो अपने लेवल पे भी तो अपने को तैयारी करनी होती है। आप लोगों ने रिवीजन के लिए कितना टाइम दिया, आप लोगों ने सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम दिया, आप लोगों ने उसका जो है समय की उसका आकलन किया क्या कि अब मेरी तैयारी जो है ओवरऑल है या नहीं है, मैंने अपने जो है सिर्फ वहां समय बिताने के अलावा भी कितना समय दिया। ये सारी चीजों के जब जवाब आप ढूंढ लोगे तब आप लोगों के अंदर ये भटकाव नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। एक क्या होता है कि क्षणिक की चाह में अपन बहुत सारा चाहते हैं भाई, क्षणिक मतलब प्रयास तो हमारा क्षणिक है और हमारी जो है एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि हमने प्रयास तो किए 4 महीने के और हम चाहते हैं कि हम 2 साल की तैयारी वाले से आगे निकल जाए, तो वो भी नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूं शांति काल में पढ़ो, उस समय भगदड़ नहीं होती, उस समय आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। एक जब भी जो भी चीज पढ़ते हो ना आप, उसमें आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप देखना, यदि यहां पे मैं मेरा ही उदाहरण दूंगा कि मैं चाहे कोई भी पुस्तक दूं आप लोगों को, लेकिन मैं पूरे कोर्स और पूरी क्लासेस आप लोगों को YouTube पर इसलिए करवाता हूं कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। अच्छा, एक विद्यार्थी ने मैसेज किया कि गुरुजी क्या हमें आपकी वन लाइनर पढ़नी चाहिए या नहीं, तो मैं एक सीधी सट बात बताऊं कि वन लाइनर जो भी एग्जाम, जब जिस एग्जाम की मैंने वन लाइनर दी है आप लोगों को, उस एग्जाम के बाद में मैं 90% के प्रूफ टेलीग्राम पे डालता हूं और टेलीग्राम पे डाले हैं। अब जो है मैंने इसलिए डालने बंद कर दिए, बच्चों वाली हरकतें होती है,
और बच्चे खुद जो है गुरुजी हमें विश्वास है तभी तो हम आपसे पढ़ रहे हैं, तो ये प्रूफ वाला खेल जो है वो आप मत किया करें, ये विद्यार्थी खुद कहते हैं, इसलिए हम भी जो है उस पर आप इतना ध्यान नहीं देते कि प्रूफ देने की बजाय 2 फैक्ट और जो है अपने विद्यार्थियों के लिए मेहनत कर ली जाए। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तब क्या गुरुजी आपके वन लाइनर हमें पढ़नी चाहिए आगे या नहीं? वन लाइनर पढ़नी चाहिए, लेकिन कंसेप्ट मैं क्लियर करवाता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं हर क्लास में मैंने जो है, चाहे मानसून तंत्र पढ़ के देख लो, चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर कोई भी पढ़ लो, मैं हर चीज का विद्यार्थियों के पहले कंसेप्ट क्लियर करता हूं। और जिस चीज पे कंसेप्ट क्लियर करता हूं, जिस चीज पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की है, विदाउट फीस, कोई फीस नहीं ली हमने पढ़ाने की, आज दिन तक 3 साल से मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर हूं, आज दिन तक मैंने एक भी क्लास बेची नहीं है। तो कंसेप्ट क्लियर करने के बाद मैं देता हूं वन लाइनर। और वन लाइनर के यदि आप उसमें जो मेहनत की जाती है, मेरे पास में ऐसे लिखे हुए रजिस्टर ऊपर आ गए पूरे इतना बंडल, क्योंकि उसमें मेहनत करते हैं। और वन लाइनर भी यदि मैंने दी है तो उसमें भी मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसको पढ़ के भी विद्यार्थी का कंसेप्ट क्लियर होता है, क्योंकि उसका एक सीक्वेंस है, उसको लिखने का एक तरीका है, वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से लिख कर दिया। ऐसा नहीं है कि जहां से जचे जहां से कोई भी फैक्ट उठाकर से जो है लिख दिया गया, ऐसा कभी आप जो है मार्केट में किताबें आप उठा के देख सकते हो कभी भी, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, इसीलिए विद्यार्थियों के हृदय में निवास करती है वो। तो वो बात नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और कंसेप्ट में क्लियर पूरा का पूरा जो है यहां करवाता हूं। और आप लोगों के जो है लिखने की वगैरह जो समय बचे, इस कारण आप लोगों को जो है इतनी बड़ी पुस्तक में से जो परीक्षा में पूछा जाने वाला इतना मैटर है वो मैं उपलब्ध करवाता हूं विद्यार्थियों के लिए। और जितने एग्जाम की मैंने वन लाइनर लिखकर दिए विद्यार्थियों को, 90% दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें से सवाल हूबहू बने, और मैंने टेलीग्राम पे प्रूफ डाले हुए हैं सारे के सारे, आप उठाकर जब चाहे देख सकते हो। तो आप लोगों को जो है जवाब मिल जाएगा कि हाँ, कि सर ने जो कहा है वो किया है। इसीलिए मैं कहता हूं रख विश्वास तू है जीजीडी के पास। जब जब आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी तब तक मार्गदर्शन देंगे बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। जब जब आपके अंदर भटकाव आएगा तो उस भटकाव के लिए जो है मैं खड़ा मिलूंगा आप लोगों को। जब जब आप लोगों को जरूरत पड़ी है, चाहे किसी सिलेबस जारी करवाने से रिलेटेड है, एग्जाम की डेट निकलवाने से रिलेटेड है, तो बिना किसी मतलब स्वार्थ के हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्रयास किए हैं। तो ये भटकाव जो है ना वो घातक होता है। भटकाव में नहीं आना है आप लोगों को, जो पढ़ रहे हो विश्वास के साथ पढ़ो। और आप लोगों को एग्जाम का लेवल पता होना चाहिए, तब जाकर तो आता है मजा कि हाँ उस एग्जाम के लेवल के अनुसार पढ़े। अब मान लीजिए स्कूल व्याख्या था कि आप पढ़ रहे हो, आप पिछले पेपर उठा के देखो, उसका लेवल देख लो, और उसके बाद आप लोग जो है बढ़िया तरीके से करो। उस विद्यार्थी को तो मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने उसको मतलब वो समझ जाएगा कि क्या है। जिस वन लाइनर की बेटा आप बात कर रहे हो वो हजारों विद्यार्थियों के घरों में खुशियों के चिराग जला चुकी है। अभी भी मेरे पास कई सारे फोन आते हैं कि गुरुजी आपकी वन लाइनर पढ़ के जो है मैंने यहाँ पे इतनी सैलरी उठा रहा हूँ, यहाँ लग गया हूँ, वो लग गया हूँ। मैं अपनी जो है पुस्तकों की तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों के माइंडसेट को क्लियर करना चाहता हूँ कि कम से कम जो है ना अपना माइंडसेट क्लियर किया करो। भटकाव की स्थिति आती क्यों है? आप लोगों को पता नहीं है क्या एग्जाम का लेवल क्या होता है? आप लोगों को पता नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो शिक्षण सामग्री आपने कैसे चयनित की है? आप लोगों ने जो है किस तरीके से पढ़ रहे हो, किस तरीके से क्या है? सारे PYQs पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, जैसे जैसे साल दर साल एग्जाम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आप लोगों के साल दर साल जो है आप लोगों को अपना लेवल भी बढ़ाना होता है। अपडेट हमेशा होना पड़ता है अपने को। इसीलिए तो ये सरकारी नौकरी इतनी आसान थोड़ी है। 8 पे कमीशन में आप लाखों रुपए सैलरी उठाओगे, तो ऐसे ही तो यूं नहीं है कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही पेपर आएगा। कई बार आप मुझे कहते हो गुरुजी किताब दो, किताब दो, किताब दो, जल्दी से किताब दो। हम आप लोगों के कहे के अनुसार तुरंत तो नहीं दे देते, हम रुक के देते हैं, क्योंकि हम एनालिसिस करते हैं कि अभी एग्जाम का लेवल कितना बड़ा है, कितना क्या है, आगे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, क्या उसके माइंडसेट में क्या चल रहा है, उसके माइंडसेट को पढ़ के और फिर जो है हम आप लोगों को अभी भी देख लो। चतुर्श्रेणी की किताब मैंने अभी तक नहीं दी है आप लोगों को। आप लोगों को स्कूल व्याख्याता की वन लाइनर नहीं दी है, सेकंड ग्रेड की नहीं दी है। चाहता तो मैं 2 महीने पहले दे देता, लेकिन मैं क्यों रुका हूं? उसके पीछे कारण होता है। यही कारण है कि पहले एनालिसिस करना पड़ता है, उसके अनुसार जो है देखना पड़ता है कि कौन सी शिक्षण सामग्री आप लोगों को चाहिए और कितनी वो प्रभाव डालेगी परीक्षा में, उसके अनुसार चलना होता है। इसलिए ये थोड़ी सी है ना आप लोगों को अपने माइंडसेट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। और समय के अनुसार हमेशा शिक्षण सामग्री का चयन करना। मान लीजिए आप 4 महीने के लिए ही तैयारी कर रहे हो, तो 4 महीने में क्या रिवाइज कर सकते हो उसके अनुसार करनी पड़ेगी। आपके पास में 2 साल है तो 2 साल के अनुसार आप लोगों को शिक्षण सामग्री चयनित करनी पड़ेगी कि अब जो है
आप लोग जो है 2 साल में क्या क्या पढ़ सकते हो, क्या क्या उनको नोट्स में बदल सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, कौन सी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए फायदा करेगी, किस में क्या एफर्ट है, वो सब एनालिसिस करके और उसके अनुसार आप समय दे सकते हो। समय के अनुसार जो है वो चीज होती है। कई विद्यार्थी मतलब डायरेक्ट विद्वान बनना चाहते हैं कि आज हमने पढ़ना शुरू किया और हम जो है डायरेक्ट विद्वान बन जाए। मैं ये जरूर कहूंगा आप लोगों को कि विद्वता से पहले नौकरी ले लेना। विद्वता जो है आप लोगों की नौकरी आप लोगों को मिल गई ना, उसके बाद में विद्वता का ठप्पा वैसे ही लग जाएगा। यदि आप लोगों के पास में नौकरी नहीं है और विद्वता बहुत है, ज्ञान बहुत है, तो फिर भी लो कदर आपकी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले यदि नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो नौकरी ले लेना। इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर रखना अपने दिमाग के अंदर। बाकी जो पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो ना, भटकाव की स्थिति में मत आओ। बढ़िया तरीके से चल रहे हो, बढ़िया तरीके से चलो। ऐसा तो है नहीं 4 महीने बचे हैं और आप जो है अब पूरी की पूरी शिक्षण सामग्री बदल दोगे। मान लीजिए किसी किताब में से आधा पढ़ लिया आप लोगों ने और अब जो है उसको हटाकर दूसरा पढ़ने जाओगे, तब जो है भटकाव की स्थिति आ जाएगी, वो घातक होगी। इसलिए पढ़ो ढंग से व्यवस्थित। हाँ, यह है कि कंसेप्ट क्लियर करने बहुत जरूरी है। उसके बाद में आप अपने नोट्स बनाओ, अपनी जो है तरीके से पढ़ो, अपने तरीके से आगे बढ़ो वगैरह। व्यवस्थित तरीके से जितना पढ़ोगे उतना फायदा होगा। और ये फायदा कब होगा? जब आप लंबे समय से पढ़ते आ रहे हो, जब आपका माइंड सेट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है, आप लंबे समय से पढ़ते आ रहे हो, निश्चित रूप से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब मान लीजिए मानसून तंत्र है। अब मानसून तंत्र में अपने को यही नहीं पता कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून कौन सा है, उत्तरी पूर्वी कौन सा है, तो यही समझ लेते हैं कई विद्यार्थी कि अरब सागरीय शाखा जो है वो उत्तरी पूर्वी है और बंगाल की खाड़ी की वो दक्षिणी पश्चिमी है। तो फिर यहाँ पे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इसीलिए कहता हूं मैं कि जितनी क्लासें दी है उन सभी में मैंने कंसेप्ट क्लियर करने पे बहुत ज्यादा जोर दिया है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। उसके बाद में आप जो है कोई भी शिक्षण सामग्री पढ़ो तो आप लोगों को जो है बहुत अच्छी तरीके से वो एग्जाम में रिजल्ट देगी। तो ये समय जो है वो मैं समझता हूं कि बहुत आप लोगों के लिए डिसीजन लेने में आप लोगों को असुविधा हो रही है, बहुत सारा भटकाव वगैरह ऐसा आ रहा है कि अब क्या करें, क्या हम सही दिशा में है या नहीं है। थोड़ा सा शांति से बैठ के अपने आप को समय दो, चाहे एक दिन पूरा लग जाए, फिर जो है आप देख लो कि हाँ मेरे पास पे जो शिक्षण सामग्री उसके अंदर पिछले जितने एग्जाम हुए उनमें से लगभग कवर हो रहा है सारा, तो आप लोग सही दिशा में ही हो। 5% जो मॉडरेट सवाल आते हैं वो सभी एग्जाम में होते हैं, उससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो उसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। यदि इस भटकाव की स्थिति से जल्दी बाहर नहीं आओगे तो वो आप लोगों के लिए नुकसानदेह होगी। बाकी और भी आप लोगों को ऐसी जरूरत पड़ेगी गाइडेंस की या सलाह की या जो भी है, तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आऊंगा। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।